नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका किस्सों का कारवां के अगले एपिसोड में। हम आपके लिए लगातार किस्से लाते रहे हैं। नाटकों के बारे में बात करी है हमने, लेखकों के बारे में बात करी है। इससे पहले हमने खामोश अदालत जारी है, विजय तेंदुलकर जी जिन्होंने लिखा था ये नाटक। उसके बाद हमने बात करी डेथ ऑफ अ सेल्समैन, जो कि आर्थर मिलर ने लिखा था। और आज आज हम आपके लिए लाए हैं कोर्ट रूम ड्रामा। कोर्ट रूम ड्रामा, कोर्ट मार्शल, जिसको लिखा है स्वदेश दीपक जी ने। कोर्ट रूम ड्रामा की एक बहुत ही बेहतरीन खासियत होती है कि एक ड्रामा, उसका जॉनर तो रहता ही है, बट जो डिमीनर जो सारे एक्टर्स कैरी करते हैं, क्योंकि सब लोग, जैसे कोर्ट मार्शल है तो आर्मी ऑफिसर्स है, तो आर्मी ऑफिसर्स का जो डिमीनर वो लोग कैप्चर करते हैं, तो एक बहुत ही अलग देखने को मिलता है जब हम अपने एक्टर्स को देखते हैं उन कैरेक्टर्स में। वैसे कोर्ट रूम ड्रामा इससे पहले वेस्ट में भी बहुत लिखे जा चुके हैं। अ फ्यू गुड मेन लिखा था 1988 में, 1988 में लिखा था। उसके बाद ये 1991 में कोर्ट मार्शल लिखा गया, जिस पर बाद में ऐसा कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं है, पर आप नाटक पढ़ेंगे तो आपको देखने मिलता है कि शौर्य जो मूवी है के मेनन की, वो कहीं ना कहीं कोर्ट मार्शल जैसे ही मुद्दों पे बात करती है। तो अब शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं सुफियान आलम, आप जानते हैं, हमारे साथ हैं वरुण, और ये लोग बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे कैमरा पकड़े हुए हैं। और अब कोर्ट मार्शल। तो बात ये होती है, इन्होंने वीडियो की शुरुआत में एक वर्ड इस्तेमाल किया, डिमीनर। अम्मा का उठा के कहता हूँ, मुझे पता नहीं है इसका मतलब, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि शायद बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही होगी। तो कोर्ट मार्शल के अंदर सारा सबसे बड़ा सवाल ये होता है, जो मुझे लग रहा है नाटक में, कि क्या हमारी व्यवस्था, समाज, जो कानून बने हुए हैं, वो सबके लिए बराबर तरह से काम करते हैं कि नहीं। ये कोर्ट मार्शल का, कोर्ट रूम का ड्रामा उसी के अंदर बात करता होता है कि कैसे एक छोटी पोस्ट पे एक सो कॉल्ड एक लो कास्ट वाले आदमी के साथ कैसा सलूक होता है, और इवेंचुअली वो अपने कैप्टन पे गोली चला देता है। और उस पर कोर्ट मार्शल हो रहा है कि तुमने गोली चला दी है, एक एक मर भी गया, दो लोगों ने गोली चलाई थी, एक बच जाता है और एक मर गया है। कोर्ट मार्शल हो रहा है और उनकी गवाह, मतलब जो रामचंद्रन ने गोली चलाई थी, रामचंद्र उनका नाम था जिसने गोली चलाई थी। अब रामचंद्रन ने कोर्ट मार्शल शुरू होते साथ बोला कि मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, मुझे फांसी दे दो। तो यहाँ पर जाके शुरुआत में ही पता है, देख जिस हिसाब से मैं नाटक देखता हूँ, कि शुरुआत में ही पता है कि देखो भाई, कुछ भी हो, रामचंद्रन ने दुनिया का सबसे जघन्य अपराध कर दिया है, मानव हत्या का अपराध, जो नाटक में डायलॉग भी आता है। तो उसको मौत तो मिलेगी, मगर फिर भी एक उनका जो लॉयर आता है, नाटक के अंदर दो लॉयर की बहस हो रही होती है ऑब्वियसली, और एक क्या नाम है, जज होते हैं सूरज सिंह। और बाय द वे, अगर आप नाटक के बारे में इतिहास में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सूरज सिंह करा था पीयूष मिश्रा साहब ने। और पहला सूरज सिंह पीयूष मिश्रा साहब ने किया था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ काम भी कर चुका हूं। मैं तो उनके साथ मैं एक बार पूछ रहा था कि मिश्रा जी सर, आप एक बात बताइए, आप यार, आपके उसमें नाटक में लिखा है कि आपने 4 दिन के अंदर आपने ये सूरज सिंह किया था। तो वो कहते अरे अरे हुआ क्या ना, हुआ क्या, उसने मुझे बुलाया, बोला विकास रॉय कर ले, विकास रॉय कर ले। मैं कहा सर मेरी तो हालत खराब हो जाएगी, विकास रॉय नहीं कर सकता। तो मैं सर सूरज सिंह कर लेता हूँ। तो डायरेक्टर जो थे उन नाटक के, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी बीवी को बोला बाद में, देखा मैं बोला था ना पीयूष मिश्रा सूरज सिंह करेगा, कि 4 दिन के टाइम में बहुत बड़ा किरदार है वो। विकास रॉय जो है बहुत बड़ा किरदार है, पूरे नाटक में सिर्फ बोलता रहता है। और मतलब कि जब हमारे थिएटर में होता था तो मैं विकास रॉय करता था। 7 दिन के अंदर विकास रॉय इन्होंने, जिसमें 7 फंबल मारे थे मैंने, और आज तक वो श्राप है मुझ पे उसका। तो वो नाटक जो चल रहा है उसके अराउंड वही है कि विकास रॉय आके बस क्या दिखाना चाह रहा है, इसने गलत किया, मगर गलती जो उसने करी है उसको उस गुनाह तक पहुंचाया गया है, और उसके ऊपर नाटक में बात हो रही है। अब जैसे नाटक के बारे में, जैसे आपको थोड़ी हाईलाइट मिल गया कि क्या कहानी है, क्या चल रहा है, किस पे कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, कौन कौन रहेगा इसमें। तो कोर्ट रूम टाइप का सेटअप है, जिसमें जज हैं ब्रिगेडियर सूरज सिंह, ठीक है, और उसके बाद डिफेंस लॉयर हैं विकास रॉय, जैसे कि इन्होंने बताया, और प्रोसिक्यूशन में है मेजर पुरी, ठीक है। उसके बाद जो गवाही देने के लिए आते हैं वो है सूबेदार बलवान सिंह। उसके बाद आते हैं सीओ रावत, डॉक्टर गुप्ता और बीडी कपूर, जिन पर गोली लगी है, और उनके दोस्त जो घायल हैं, बीडी कपूर जो घायल हुए हैं और उनको गोली लगी है, और उनके दोस्त कैप्टन वर्मा, उनको मार दिया गया। वो ये दोनों जा रहे थे और गोली चलाई, कैप्टन वर्मा की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और बीडी कपूर बच गए। तो ये है पूरा और इसमें हो रहा है। और क्योंकि कोर्ट मार्शल का जैसे सेटअप होता है, तो इधर ब्रिगेडियर सूरज सिंह बैठे हैं, साथ में उनके सलाहकार जजेस भी बैठे हैं, क्योंकि वो है आर्मी का सेटअप, उस हिसाब से दिखाने की कर। तो अब
शुरुआत से यही दिखाया जाता है नाटक में कि सबको पता है कि रामचंद्र ने गोली चलाई है, सबको पता है कि रामचंद्र ने कैप्टन वर्मा और बीडी कपूर को मारा है। विकास रॉय एज अ कैरेक्टर हमें ये आभास दिलाता है हर बार कि सबको पता है कि मारा है, क्यों मारा है इसकी वजह जानना जरूरी है। तो स्टार्टिंग से जब गवाही पे गवाही आने लगती है तो मेजर पुरी एक तरफ होते हैं और वो तो हमेशा एक क्योंकि प्रोसिक्यूटर होते हैं तो कहते हैं हाँ तुमने मारा है, तुमने देखा है। जैसे कि स्टार्टिंग में शुरू होता है कि हॉस्टल मेस के बाहर से वो बाइक पे जा रहे होते हैं कैप्टन वर्मा और बीडी कपूर, ठीक है। सवार रामचंद्र ने रोकते हैं, गोली मारते हैं, एक गोली कैप्टन वर्मा को लगती है, एक गोली कैप्टन बीडी कपूर को लगती है दाएं कंधे की इधर, एक मर जाता है एक नहीं मरता। शुरुआत होती है मेजर पुरी बोलते हैं कि क्या तुमने बीडी का वो क्या कहते हैं विकास रॉय बोलते क्या थम बोला ये कौन है, थम कौन है, ये ललकार होती है थम कौन है। मतलब इससे मैं बोलना चाहूँ कि विकास रॉय चाहते तो ऐसे करके रामचंद्र को बचा लेते। उसने बहुत शार्प डायलॉग भी उसके अंदर, उसने बोला कि दूर से अगर लोग जा रहे हैं तो सिपाही को बोला गया है आप पूछ सकते हो थम कौन है, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो सिपाही जो है वहाँ पे जो है वो गोली चला सकता है। और ये रूल सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि वॉर के वक्त नहीं है, ठीक है। और बहुत दूर थे वो, क्या नाम है, रामचंद्र बहुत दूर था अगर। और दूसरी बात जो मोटरसाइकिल चल रही थी वो भी बुलेट मोटरसाइकिल थी, तो आसपास कोई भी इंसान उसकी आवाज को कंफर्म नहीं कर सकता कि उसने आवाज लगाई थी कि नहीं लगाई थी। और अगर मान लो इतनी दूरी से हम जाते, जिसमें दिखाते भी कि बोलते हैं विकास रॉय कि एक काम करो, कोर्ट को मैं बोलता हूँ कि रात में भाग चलो, ललकार लगाते हैं, साबित हो जाएगा कि थम कौन है की ललकार इसने लगाई भी होगी, वहां तक आवाज नहीं आएगी, उसने गोली चला दी। ये पूरा मुद्दा हो जाता है कि हाँ अब तो मतलब कि पता चल जाता है कि अब तो बच जाएगा। एक तरह से बात इस चीज पे आती है कि अगर थम कौन है उसने बोला और बीडी कपूर कैप्टन वर्मा नहीं रुके तो रामचंद्र के पास पूरा अधिकार था कि वो गोली चलाए, तो केस वहीं पे खारिज हो जाता है, रामचंद्र बच जाता है। ये सब प्रूव होने के बाद, विकास रॉय प्रूव करने के बाद उसने थम कौन नहीं बोला, उसने रामचंद्र को बोला कि हाँ ये कुछ बोलना चाहता है, तो जिसमें रामचंद्र बोलते थे कि मैंने ललकार नहीं लगाई थी। खत्म। समझ, इसका मतलब क्या है, ये साबित होता है उस चंक तक कि अभी जो नाटक चल रहा है विकास रॉय का मोटिव जो है वो बचाना नहीं है, वो बस सारे के सारे सच को सामने लाके रखना है और सच को सामने लाना है। और पहले ही ओपनिंग से ही यही चलता रहता है कि मैं चाहूंगा मेजर पुरी ने जैसे कहा कि सवार रामचंद्र बोला जाए, जवान नहीं, क्योंकि वो जिस बटालियन में है वहाँ सवार बोला जाता है। तो हाँ जी, विकास रॉय ने कहा नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब मेजर पुरी को बोला मैं। मेजर पुरी ने क्या किया था कि जवान रामचंद्र उस समय यहाँ थे वहां थे, ये सब दलीलें रख रहे थे। तो विकास रॉय ने बोला कि मैं कोर्ट से आग्रह करूंगा कि जवान रामचंद्र नहीं सवार रामचंद्र बुलाया जाए। तो अब ये जवान पूछता भी है ब्रिगेडियर सूरज सिंह कि क्या फर्क पड़ जाएगा जवान कहने से या सवार कहने से, क्योंकि जब आप नाटक में आगे बढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है कि यही सारी बातचीत है कि कौन किसको किस तरीके से संबोधित करता है। उसका बहुत ज्यादा मतलब वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस पूरे नाटक में कि किसने किसको किस तरीके से संबोधित किया, उसका उस पर क्या असर पड़ा, और वही आगे नाटक में पता चलता है। तो एनीवेज जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि वरुण बता उसके बाद हाँ सवार रामचंद्र खुद ही कन्फेस कर लेते हैं कि यार मैंने ही मारा था, है ना, बात खत्म। अब सब सलाहकार जज सूरज सिंह जितने भी जूरी मेंबर्स होते हैं, मेजर पुरी, सब शॉक हो जाते हैं, यार ये डिफेंस में थे, इन्होंने खुद ही प्रूव करवा दिया। मतलब वहीं से हमें पढ़ते वक्त ये समझ आता है कि हमें क्या कहते हैं विकास रॉय का कैरेक्टर समझ आता है कि ये इंसान सिर्फ सच जानने में इंटरेस्टेड है, वो उसको सच पता है, वो सच निकलवाना चाह रहा है, सबके सामने लाना चाह रहा है। क्या कहते हैं विकास रॉय का जो भाई है उनका भी पर्सनल एंगल डाला गया इसमें कि वो नक्सली होता है। कहने का मतलब कि वो हथियार उठाता है अन्याय के खिलाफ। जब आप इतना ज्यादा अन्याय सह लेते हैं ना कि आप बोलने से काम नहीं चलता, तो आपको हथियार उठाना पड़ता है। शायद विकास रॉय उसी बात पर हमें ले जाना चाहेंगे आगे, नहीं बात करेंगे। तो आपने बोला मुझे जो पर्सनली वो किरदार पे करते हुए, विकास रॉय के भाई ने हथियार उठा लिया था अन्याय के खिलाफ, लेकिन विकास रॉय ने अन्याय के खिलाफ कलम उठाया। तो वही था, मतलब ये था कि अन्याय को तुम उस कदर ला दोगे ना तो एक एक्सट्रीम चीज हो सकती है, और तुम्हें किसी का खून करने पे तो नहीं उतरना है। मैं भी वही कह रहा हूं, इसी वजह से विकास रॉय ने कभी सच नहीं छुपाया कि रामचंद्र ने मारा नहीं, उन्होंने कन्फेस करवाया। क्यों, उसका रीजन जाना। बेसिकली एज अ डिफेंस लॉयर जब हम देखते हैं कोई भी केस चल रहा होता है तो सब सोचते हैं कि डिफेंस लॉयर जो है वो बचाएगा ही बचाएगा, पर वही सारी बात हो रही है कि कोई ऐसा मोटिव नहीं था विकास रॉय का कि मैं अगर आया हूं कलकत्ता से यहाँ पे केस लड़ने के लिए तो मुझे बचाना है, मैं सच सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि जब ये
बात मुद्दा हो रहा है और बातचीत हो रही है और जब आगे जाके खुलती है क्या क्या हुआ, तो ये आर्मी के लिए, ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही है। तो उसमें वही बहुत मैं पर्सनली जो मानता हूँ उसमें कि इंसान जो है नॉर्मली वो बड़े होते नहीं है, कहीं अपने आप से परसीव कर लेते हैं कि शायद वो बहुत बड़े हैं, मतलब कि औहदे में या फिर कोई सो कॉल्ड अपनी कास्ट की वजह से। और उस नाटक में वो एक आपको अंक दिखते आते हैं कि जो बीडी कपूर है उनको बहुत ऊंची जात से भी आते हैं वो, और रामचंद्र बहुत वो क्या नाम है नीची जात से आते हैं ना। तो वहां पर बीडी कपूर साहब उस वजह से, सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से उनके साथ वैसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे होते। इवेंचुअली रेस में कोई रेस हो रही होती है जिसमें देखते हैं कि रामचंद्र जो है वो उनसे जीत जा रहा है, तो वो अब मेरे से जीत गया, मैं वी बिलोंग टू द रूलिंग क्लास। और ये कैसे कल आया और ये जीत गया, वो भी जिस कास्ट से बिलोंग करता है, तो ये नहीं आ सकता। उसमें ऐसे ऐसे वो डायलॉग आता है कि तुम्हारे जात के पुरखे पुश्त तो हमारी टट्टियां उठाते थे। तो मतलब वो है कि यार तुम हमारे बराबर आ रहे हो। ये चीज इंसान जो करता है अपने आप को डिवाइड पहले कर लेता है और सोचता है कि यार जस्ट मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जिस सोच से रखता हूँ, सो कॉल्ड जो बिलोंग करता हूँ, वही साबित करता है कि मैं ऊंचा हूँ या नीचा हूँ। इसी के अगेंस्ट नाटक जा रहा है कि भैया तुम्हारे कर्म जो है ना, जो तुम्हारे काम है वो दिखा रहे हैं। अब वो जीत, रामचंद्र रेस में जीत रहा है, तो बीडी कपूर क्योंकि कैप्टन था उसको अपना पर्सनल लो बना लेता है, अर्दली बना देता है, जिस चक्कर में फिर कपड़े धोना ये सब करना वो सब करवाता है और खत्म करवा देता है। और कपड़े धोना, किसी की टट्टी साफ करना, दूध लाना, बच्चे को संभालना, ये रिस्पांसिबिलिटीज नहीं होती। अर्दली का ये काम नहीं होता, ये काम नहीं होता। और इसी के खिलाफ रामचंद्र का अपना मन में था टर्मोइल कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे से क्यों करवा रहा है। उसकी बीडी कपूर के मेहमानों, कोई मेहमान है उसके घर में, किसी के बच्चन टट्टी कर दी, उसने उसको बोला रामचंद्र को कि टट्टी साफ करो, उसने मना कर दिया, नहीं करूंगा भाई, मैं क्यों करूं। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। बीडी कपूर की हमें पर्सनल लाइफ भी देखने को मिलती है कि किस तरह से उसको अपनी बीवी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि मतलब मैं हमेशा से ये सोचता था कि इवन दो ये नाटक जो है तो एसेंशियली एक मिलिट्री कोर्ट रूम ड्रामा, मगर इसमें इस तरह के सोशल इश्यूज एक मिलिट्री बैकड्रॉप में क्यों दिखाए गए? एक मेरे पास इसका एक आंसर है। हाँ बोलो ना। क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे हैं इंडिया में जब से कास्ट सिस्टम शुरू हुआ है, या जब से भी ये है कास्ट सिस्टम, सब परेशान है कास्ट की वजह से, है ना। दलित टेंपल में नहीं जा सकते कोई प्रार्थना करने, कई बार कुएं से पानी नहीं निकाल सकते। ये हो गई गाँव की बात है, शहरों की बात है, छोटे शहरों की बात है। वो दिखाना चाह रहे हैं, जितना मुझे समझ आया, कि कोर्ट में, मिलिट्री में भी ये इतना रूटेड है कास्ट सिस्टम कि मिलिट्री वाले लोग भी इन चीजों को फेस करते हैं। और रामचंद्र एक जवान है, एक जवान के साथ ऐसा हो रहा है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा सामने कौन है, छोटी जात का, नीची जात का, दुश्मन है, कौन है, वो अपना काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, और उसके साथ भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो उसी के मिलिट्री वाले कर रहे हैं। जो मुझे लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि मिलिट्री में शायद ना होता हो, मैं जो मैं सोच सकता हूँ, अगर उसको एक अलग एंगल सोचूं कि लेकिन इस देश की सबसे रिस्पेक्टेड जो प्रोफेशन है और जो शुरुआत से और आज तक और हमेशा रहेगा, वो मिलिट्री है, आर्मी है। उस पे ये दिखा के देखो यहाँ पे कास्ट सिस्टम आ सकता है, हम बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं इन बातों को। दो रियल इंडियंस आर्मी में नहीं होगा ये, लेकिन इसका इस्तेमाल करके, एज अ मेटाफरिकल इस्तेमाल करके शायद कर सकते हैं। ये मैं सोचता हूँ इसके ऊपर। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा यही है कि अगर हम दोनों में से कोई भी पॉइंट ऑफ रिव्यू लें, तो अब क्या है कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा नहीं होता है, ये हम नहीं जानते, हम जानते भी नहीं, ठीक है। पर ये बात है कि दोनों के ही पक्ष को सुन के, मतलब जो है भी बात सही, कि दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है। आपको एक चीज पे बात करनी, नाटक जैसे हमने कहा कि एक मुद्दे पे बात करता है, और ये मुद्दे पे बात होनी जरूरी थी, तो ये एंगल भी है। मिलिट्री जैसे एंगल, मतलब मिलिट्री जैसे सेटअप पे अगर इस तरीके की बातचीत करी जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये वाली बात भी निकलती है कि अगर हम ये सोचे कि सो कॉल्ड होता है वहां पर, तो मिलिट्री जैसे प्रोफेशन में अगर ऐसा हो रहा है, डिफेंस में अगर ऐसा हो रहा है, तो हम बाहर कैसे कर रहे हैं, मतलब कैसे ही हम संभालें। तो मेन मुद्दा तो ये था कि इस नाटक पे इस चीज पे बात हो, ठीक है। अब जैसे कैसे कहानी में बात होती है कि बलवान सिंह की गवाही होती है, फिर डॉक्टर गुप्ता की गवाही होती है। डॉक्टर गुप्ता की गवाही में बहुत ही उस तरीके का कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से वो पास आउट है। तो मैंने आपने रामचंद्र गिर जाते तो कहता आपने थर्मोमीटर लगा के देखा था, चेक किया था कि उसको कितना बुखार था। तो उसने कहा मैंने थर्मोमीटर नहीं लगाया। जवान तो हमेशा बहाने बना, जॉनीज तो हमेशा बहाने। तो वो बोलता है कि जॉनीज मतलब, हाँ, तो जॉनीज मतलब क्या है बताइए?
जॉनीज का मतलब जॉनीज वो एक जमाने में उनको कहते थे, जवानों को ही जॉनीज कहते थे, मतलब अंग्रेज गाली थी। अंग्रेज अब मैं इस पे अंग्रेज जो थे वो सोल्जर्स को जॉनीज बोलते थे, और ये जॉनी शब्द गाली होता था। तो ये बोला जा रहा है कि अंग्रेजों का टाइम वो चला गया है, ठीक है, और अब हम कहाँ पे आजाद भारत में हैं और इस पे बात करते हैं। और हाँ, क्या कुछ बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि देखो अभी ओवरऑल इतने जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो है डिस्कशन जा रहा है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नाटक आप देखिए कैसे चल रहा है कि सवार रामचंद्र ने कबूल कर लिया कि मुझे फांसी होनी चाहिए, विकास रॉय आता है, उसने साबित कर दिया कि देखो मैं इसको बचा सकता था, मैं बचा नहीं रहा। फिर दिखता है कि ये बंदा ये सिर्फ काम करने आया था, अपनी ड्यूटीज पूरी करने आया था, वो अपना काम कर रहा था ईमानदारी से, लेकिन सो कॉल्ड किसी इंसान ने, और पूरा कहानी ईगो और फॉल्स पर्सोना में जाता है। बीडी कपूर और उसके जो वर्मा थे, उनका फॉल्स पर्सोना क्या है कि हम बहुत बड़े लोग हैं, हमारे खानदान वाले इतने अच्छे हैं, तो वो लोगों से कितना मिसबिहेव करते थे। अब वो इतने बड़े लोग हैं तो उनके साथ जो डॉक्टर गुप्ता हैं, जो उनके साथ मतलब काइंड ऑफ उससे उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप नोटिस करना रियल लाइफ में क्या होता है कि इंसान की टेंडेंसी होती है कि अमीरों के साथ एक अलग वे में अच्छे से बिहेव करता है, पता नहीं क्यों। जो मेरे साथ कभी कभी मुझे एहसास होता है कि मान लीजिए, आप भी नोटिस करिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं, एक बेहतरीन सी गाड़ी में एक बंदा उतर के आएगा ना, तो आपके अंदर सबकॉन्शियसली शायद थोड़ा डिस्टेंस आता है, या एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आती है कि इस बंदे जितना हम है नहीं। तो वो शायद वहां पे डॉक्टर जो बीडी कपूर के साथ अच्छा बिहेवियर हो रहा है, वहां पर बेचारा रामचंद्र के साथ डॉक्टर भी गलत करता है। उसके बाद अब रामचंद्र अपनी शिकायत ले आता है, भैया सूबेदार साहब में साथ गलती हो रही है। सूबेदार बोलता है यार बात बड़े रहो, छोड़ना था, सीओ तक पहुंचने नहीं हाँ, देता। सीओ तक नहीं पहुंचने। यानी कि बंदा जो है जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो जाए तो जाएगा। और एक चीज और है जो आपने अब बात मुद्दा उठ ही गया है, तो कि क्यों बीडी कपूर के साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट हो रहा है जो बाकियों के साथ नहीं हो रहा, क्योंकि है तो वो भी कैप्टन की पोस्ट पे ना, ठीक है। तो जब ये बात लाता है, जब विकास रॉय अब बोलते हैं कि कटघरे में बीडी कपूर आएंगे और उनकी गवाही लेना चाहता हूँ, तो बीडी कपूर पे बात हुई, और बीडी कपूर जिस तरीके से बात कर रहे थे, तो विकास रॉय 2-3 सवाल पूछेंगे और सीधा बोलते हैं कि आप बताइए भिखारी दास कपूर। तो बीडी कपूर का पूरा नाम होता है भिखारी दास कपूर, ठीक है। और वो ये बोलते हैं कि आप अपना नाम, वो बोलते हैं कि नहीं मेरा नाम आप मुझे बीडी कपूर बुलाइए, तुम मुझे ऐसे नहीं बुला सकते, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्यों, ये तो आपका नाम है ना, मैं आपको आपके नाम से ना बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं। तो कहते हैं कि आपके घर में एक प्रथा है, जब बहुत समय तक कोई बच्चा नहीं होता और कोई होता है, कोई संतान होती है, तो उसका नाम इतना गंदा रख दो ताकि नजर ना लगे और सारा बच जाए। अब यहीं पे जो बात आ रही थी कि क्यों बीडी कपूर के साथ इस तरीके का एक अलग ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि सबको पता है कि डीआईजी थे उसके पापा, और उसी डायलॉग है मेरा, डायलॉग उसमें वही बोलते हैं कि आपके पापा डीआईजी थे लेकिन आईजी नहीं बन पाए। मतलब वो बहुत ही सरकास्टिकली बीडी कपूर को बार बार उसके मुंह से गवाहियां निकाल, मतलब बातचीत निकाल, मतलब उसके रूलिंग क्लास जो खानदान थी उसमें कितनी कमियां हैं कि हर उसके पुरखे भी जो है, उसका बाप भी चीजों में फंसता है। वो खुद सो कॉल्ड इतना अपने आप को बड़ा बनाने के बाद क्या करता है, अपना अनाज बिकवा देता है, ठीक है, अपना अनाज बिकवाता है, जो गवर्नमेंट उनको देती है उसको मार्केट रेट पे बिकवा के पैसा लेता है। वो खुद जो इतने सो कॉल्ड फॉल्स पर्सोना में वो अपनी बीवी को मारता है, क्योंकि भाई क्या नाम है कि मैं हूँ कुछ, और वो पर्सोना में ही सारी कहानी चली, उससे ही उसने सारी चीजें अन्याय वो करते जा रहा है, लेकिन उसके साथ आसपास के लोग उसके साथ आवाज नहीं उठा पा रहे उसके लिए कि भाई देख तुम गलत कर रहे हो। और यहीं पे नाटक चलते चलते एक बंदा जो अपना काम करने आया था आवाज उठाता है और गोली मार देता है। इतना ज्यादा भर जाता है रामचंद्र के अंदर कि यार परेशान किए ही जा रहे हैं, मेरे को किए जा रहे हैं, मैं अपना काम करने आया हूँ, आर्मी में सेवा करने आया हूँ। बीडी कपूर, कैप्टन वर्मा जैसे लोग कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, हर चीज में एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इंसान कब तक सहेगा। और ऐसा नहीं है कि उसने बात नहीं करी, उसने सीओ तक बात पहुंचाने के लिए सूबेदार को बोला कि मेरी ये गलतियां हैं, मतलब इनके ये सब मेरे को कर रहे हैं, लेकिन बात कभी पहुंच नहीं पाई। तो एक तरह से उसको हथियार उठाना पड़ा। एंड में वो बंदा करेगा तो करेगा क्या कहीं। हाँ, वो फिर वैसे उस पे मेजरपुरी का डायलॉग आता है, जो अपोजिशन में खड़े होते हैं लॉयर, वो बोलते हैं कि रामचंद्र के साथ मान भी ले कि इन लोगों ने उसके साथ गलत किया, गंदी गालियां दी, फिर भी रामचंद्र शिकायत कर सकता था और कोई नहीं सुन रहा था। तो आर्मी के सबसे बड़े जो है उनको कमांडिंग प्रेसिडेंट को भी शिकायत कर सकता था भाई कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप ये समझ नहीं रहे, वो तो मेजरपुरी बोल के चले गए। वो यही बोलते हैं क्योंकि अब जो इनकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है मेजरपुरी की, उसमें ये बात आती है। उससे पहले रामचंद्र की जब गवाही होती है तो वो सीधा एकदम कि मैं आपके किसी भी सवालों का जवाब नहीं दूंगा, मैंने उनको गोली मारी है, मुझे दंड मिलना चाहिए। वो एक्यूरेट है, मतलब वो कह रहा है कि
मैंने गलती करी है तो मुझे सजा दो, ठीक है, मुझे मत बचाओ, क्योंकि वो गलती करता मैं सजा देता हूं, शायद आई गेस। तो अब वो बोलता है कि क्या हुआ क्या था, ऐसा हुआ क्या था, मेन बात बिकॉज वो निकलवाता है कि हुआ क्या था, ठीक है मार देंगे, परमवीर चक्र दे देगा तुमने अगर गोली मार दी, तुमको क्या करे, नाम है रामचंद्र। हाँ, कहते तुम्हारा नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पे। बीडी कपूर उनकी माँ को गाली देते हैं और सारा का सारा बांध वहां टूट जाता है कि भैया हो गया, क्योंकि रामचंद्र फेयर था, मतलब अपना वो क्या बोलते हैं उसमें दिखाया है कि रामचंद्र थोड़ा फेयर है, तो कपूर और इस तरीके से बोलता है कि तुम्हारी माँ जो है किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी तभी तुम इतना वो हो सकते हो। तो इसके बाद आदमी क्या करे, मतलब अपनी माँ के लिए, तो अब मुझे लगता है कि कोई भी आदमी, मतलब नॉट इवन किसी भी सोसाइटल स्टेटस से आते, कोई आदमी नहीं सुन पाएगा। और कई बार क्या होता है कि आप किसी भी सोसाइटी के एरिया से बिलोंग करते हो, ठीक है, आदमी नहीं बोलता, कईयों की होता है कि नहीं बोलना, क्यों बगावत करनी, क्यों किसी से लड़ाई करनी, पर सब्र का बांध कभी तो टूटता है ना। और ये उस समय वो सब्र का बांध टूटा, उसको कुछ नहीं दिखा, उसने बस गाली सुनी, उसने गोली मारी। इस पे वो मेजर पुरी कहते हैं कि गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। अगर तुम्हें ये था तो तुम अपने सूबेदार से शिकायत करते, तुम कमांडिंग ऑफिसर से शिकायत करते, और जैसे इन्होंने कहा कि आर्मी के सबसे बड़े कमांडिंग ऑफिसर प्रेसिडेंट से शिकायत करते, कुछ तो होता, लेकिन तुमने शिकायत नहीं करी। और विकास रॉय भी सारा क्लोजिंग स्टेटमेंट में यही कहता है। बाय द वे ये जब बात करते हैं इसका गाली का गोली नहीं दे सकते, मुझे एक ही सीन याद आ रहा था पान सिंह तोमर का, आपने अगर मूवी देखी हो, उसमें वो होता है कि पान सिंह तोमर भाग रहे होते हैं और उनका जो गुरु होते हैं बोलते हैं भाग, गाली वाली देते हैं, तो इरफान खान का उसमें आता है कि जहां से मैं आया हूँ वहां पे गाली के बदले गोली चल जाती है। तो वो कई लोगों में होता है शायद गाली का जवाब गोली से दे देते हैं, क्यों देनी की, ऑब्वियसली नहीं देते, इसलिए विकास रॉय बोलते हैं अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में कि रामचंद्र को सजा तो मिलनी चाहिए, उसने सही में खून कर दिया, उसने मार दिया, उसने देश की रक्षा की शपथ ली थी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है और तुम इतना परेशान नहीं हो सकते इस पोजीशन पे आके कि तुम इतनी छोटी बात, जो कि देश की रक्षा की शपथ लेने के बाद तुम हराम की सट, जो इनमें बोलते हैं डायलॉग में कि हराम की सट जैसी मामूली गाली खाने से कर देते हो इनकार। सरकाजम भी है और उनका अंदर वो भी है कि यार इंसान सिर्फ बिकॉज रॉय वो इंसान है शायद जो इतने अन्याय के खिलाफ कलम उठा के आगे निकल गया, वरना उनका सगा भाई भी नक्सल बन गया, वो गुजर गया, उनके फादर भी गुजर गया था ना, कोर्ट जज थे। तो कई लोग क्या करते हैं अन्याय के खिलाफ, क्या करते हैं, या तो इतना अन्याय हो जाता है कि एक्सट्रीम में लोग गोली चला देते हैं, लेकिन गोली नहीं, आपको कलम उठानी है। वही रो रहा होता, मतलब मैं जब लेता था और किसी का भी देखा है मैंने, उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट में उसके खुद के भी सवाल है कि यार यहाँ तक पहुंचा देते हो और बहुत कम लोग वो हैं जो कलम समझ पाएंगे, सब के सब बारूद उठा लेंगे। मुझे लगता है लेकिन शायद मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं कि एक ज्यादा जरूरी है कम जरूरी है, सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करते हैं लोग। नहीं इंसान, हम एट द एंड हम इंसान हैं, हम लॉ इंसान के बाद आया, इंसान से पहले लॉ नहीं, लेकिन गाली का जवाब सही में गोली से नहीं दिया सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस बात में हूं नहीं, तो उसके ऊपर नाटक है, आप पढ़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इंसान के अंदर जो इमोशंस होते हैं, इंसान इतना कॉम्प्लेक्स होता है, आप किस समय पे क्या एक्ट करोगे, और उससे पहले की हिस्ट्री, क्योंकि वो दिखाई गई है नाटक में कि क्या क्या हुआ उसके साथ, उस वक्त पे जो उसने करा वो सही है कि गलत हम नहीं बता सकते। आपने जैसे बोला कि गाली का जवाब गोली, वो मेजर पुरी ने भी बोला अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट पे, पर मैं इस बात से डिसएग्री करूंगा कि उसने सही करा कि गलत करा, ये मैं डेफिनेटली। दीक्षित साहब 2 रील बना चुके हैं द बैट वाली उसमें, जिसमें ये बात भी हुई है कि ठीक है, मतलब नहीं यार खून नहीं कर सकते। हाँ मैं कह रहा था कि आई थिंक यही कैमरा दो यस डॉक्टर व्योम रिचारिया टन टन। तो आई थिंक पूरे नाटक का पॉइंट ही ऐसा है कि उन्होंने यही दिखाया गया कि इस समाज में व्यवस्था है, सिस्टम है, ठीक है, इस सिस्टम के बीच सबको इक्वल मतलब सबको एक इक्वल दर्जा दिया गया है, मगर अभी भी कुछ कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके रहते कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये सिस्टम अब ऐसा रूप ले चुका है कि उनके पास जस्टिस के कोई रास्ते नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो नाटक में ये भी दिखाया गया कि सूबेदार साहब को पता था, उनके सामने की घटना है जब उससे टट्टी उठाने की बात की गई थी, फिर भी नहीं बोले। और बिकॉज राय उससे कहता भी है कि आप पुल हो जो सेना से सीओ को जोड़ता है, आप स्टैंड ले सकते थे अपने सवार के लिए, मगर आपने नहीं लिया। तो ये जो अब जो हायरार्की आ गई है यहाँ पर कुछ लोगों के पास न्याय है
जिसमें बीडी कपूर शामिल है, जहां उनको गोली लगी तो आज उन्हें बचाने के लिए कोर्ट मार्शल चल रहा है। और एक तरफ जो रामचंद्र के साथ इतना हुआ, उसके बाद भी उसे फांसी ही होगी। क्योंकि उसने जो किया वो गलत है, वो सबके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, मगर उसके साथ जो हुआ वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, और वो यही दिखाना चाह रहा है। शायद मानसिक जो दिमाग में जो लोगों के साथ मानसिक जो टॉर्चर इंसान के अंदर दिमाग के अंदर चल रहा होता है, थॉट्स के अंदर चल रहा होता है। जैसे आप सोचिए एक इंसान जिसको डिप्रेशन, लोग उस पर बात भी नहीं करते हैं कि डिप्रेशन कोई ठीक है चीज़ है, कई लोग अब बात चालू हुई है, लेकिन सोचो एक इंसान दिन में 18 घंटे कुछ सोच रहा है, एग्जाम्पल, और वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर सोच रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ देखा कि मेरे साथ अन्याय, मैं फील्ड पे जा रहा हूँ, अन्याय हो रहा है, मैं अपने शिकायत करने जा रहा हूँ, वहां पे लोग मेरी बात को दबा दे रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं? और मैं उस कंडीशन में जो मानसिक टॉर्चर उन्होंने कर दिया है, उसी का रिजल्ट था ये। जिसने गोली चलाई वो गुस्से में ना चला के, वो टॉर्चर जो उसके साथ उतने दिनों तक हो रहा था ना, वो उसने उस टॉर्चर ने उसे वो चलवा दी कि भाई अब खत्म कर दो इस बात को, मुझे अब खत्म कर दो, अब मुझे ना जीना है, ना मुझे ये बात करनी है, ना मुझे कोई शिकायत ले जानी है, क्योंकि लोग उनकी बातों को ले भी नहीं जा रहे होते। ये वहां पे जाता है। बाय द वे, वो डॉक्टर साहब ने पुल की बात बोली, मैं एक छोटी सी कॉमेडी वाली पुल का बहुत अच्छा किस्सा है मेरे साथ। मैं बिग बॉस कर रहा था और तब डायलॉग आता है मेरा जिसमें मैं पुल की बात कर रहा होता हूँ, और मैं डायलॉग बोल रहा होता हूँ वहां पे अपने सूबेदार साहब खड़े कि सूबेदार साहब जो हैं वो पुल की तरह होता है, और मैं भूल गया तो इसके बीच का पुल और मैं सोच रहा हूँ पुल कहाँ बना, और मैं आपको बता रहा हूँ मैं 5 सेकंड तक मैं सोच लिया था, ओवर थिंकिंग, कि मैं हाथ जोड़ देता हूँ ऑडियंस के सामने कि देख भाई मुझसे हो नहीं रहा, पैसा ले जाओ और मैं चलता हूँ। Anyway, वही बात। बहुत एक मेरे को इंटरेस्टिंग पॉइंट आया इसी कन्वर्सेशन के अराउंड कि अभी आगे जाके क्या होता है ना, कर्नल सिंह का प्रमोशन हो जाता है, वो ब्रिगेडियर बन जाते हैं, पार्टी होती है जहाँ पे सब आते हैं, कैप्टन बीडी कपूर भी आते हैं। ये थोड़ा सा मिस आउट हो गया। एक और चीज भी यहाँ पे नहीं, मैं वो एक पॉइंट उनको देने वाला कि जैसे मैंने बताया ना कि ब्रिगेडियर साहब थे, तो उस समय वो नाटक शुरू ऐसा होता है कि ब्रिगेडियर के मोनोलॉग से, बट वो बताते हैं कि एक समय जब मैं कर्नल था तो मैंने सबसे डिफिकल्ट एक कोर्ट मार्शल किया, वो फिर फ्लैशबैक में क्या सच केवल इतना होता है जितना नजर आए दिखाई दे। तो अब वही जब क्लोजिंग स्टेटमेंट्स हो जाती हैं तब वो जो तो बीडी कपूर पार्टी में आते हैं, स्टार्टिंग में रवैया वही होता है कि गाड़ी लो, चाबी लो, पार्क कर दो, मेरी गाड़ी में अंदर जा रहा हूँ, टाइम नहीं मेरे पास। पोएटिक जस्टिस होता है वहाँ पे। पोएटिक जस्टिस क्या होता है बताइए आप। नहीं पोएटिक जस्टिस होता है, दो पोएटिक जस्टिस है, एक हम बता देते हैं, एक ऑडियंस को हम एनकरेज करते हैं कि आप पढ़िए और कमेंट में बताइए क्या पोएटिक जस्टिस। तो एक पोएटिक जस्टिस बता रहे हो। तो बीडी कपूर साहब आते हैं, देखो पूरी लड़ाई क्या थी, लड़ाई थी अन्याय की खिलाफ, लड़ाई थी ये कि हर इंसान इस दुनिया में इंसान है, कोई बड़ा और छोटा नहीं, जिसके साथ मैं बहुत बिलीव करता हूँ। कुछ दिनों में मेरा एक पॉडकास्ट आएगा, उसमें मैं ये बात कर रहा हूँ कि तुम किसी भी वर्ग में जाके किसी भी प्रोफेशन की वजह से किसी को इंसान समझना बंद नहीं कर सकते। कि तुम सोचो कि मैं एक हायर पोजीशन पे हूँ, अच्छी जॉब करता हूँ, मान लो मैं कोई बहुत सीनियर पोस्ट पे हूँ किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो तुम किसी नीचे वाले तबके के लोगों को जो ग्रेड डी हैं या कोई छोटे काम करते हैं या गार्ड्स हैं, उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। बात छोड़ो, उनसे उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो इंसान एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। यही सारी बात है ना कि तुमने प्रोफेशन के वाइज में, फिर सो कॉल्ड कास्ट के वाइज में इंसान दूसरे इंसान को नेग्लेक्ट करना चालू करता है, उसको समझता है इंसान ही नहीं है। ये सारी चीजें हो रही होती है, तो वही आते हैं चाबी घुमाते हुए बोलते कि हाँ पार्क कर दे गाड़ी। तो वो अब तो इतना अन्याय हो चुका होता है, वहां पे भी सिपाही खड़ा होता है बंदूक लेके, कहता है कि मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। ये रामचंद्र का निशाना चूक जाता है, बीडी कपूर में रोंगटे खड़े हो गए कि बीडी कपूर जो है बच जाते हैं। वहां पर जीत जाता है बिग बॉस में, मुझे लगता है नाटक में जो बिग बॉस को हमें लग रहा है ना गवाही में हार गया, वहां जीतता है। जीत हार का बात नहीं है, किसी का मृत्यु का नहीं, से वो उससे, नहीं, लेकिन नहीं जीत लोगों में बराबर आ जाती है। बात एक इम्पोर्टेंट ये है कि कर्नल सूरज सिंह उस समय जब आखिरी में बोलते हैं कि देखो अब इसका फैसला मैं कल दूंगा, और आज तो पार्टी है ही क्योंकि मैं ब्रिगेडियर बन गया हूँ, ठीक है। तो उस समय ये होता है कि वो एक साइन करके ये भी देते हैं कि अभी तुम्हें एक रिवॉल्वर भी दी जाएगी पर्सनल बीडी कपूर को। तो जब ये बोलते हैं कि वो पार्टी में आते हैं और ऐसे छल्ला घुमाते हुए, तो और ऐसे आके कांग्रेचुलेशन सर, मतलब बिल्कुल जो क्योंकि उनमें कुछ बदलाव नहीं। तो जब वो ब्रिगेडियर सूरज सिंह से सुनते हैं कि गेट आउट, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस, कौन हो, निकल जाओ, ठीक है। तो वो जो बेइज्जती उनको महसूस करवाई गई, जो वो इतने समय से अननोइंगली या नोइंगली करते आ रहे थे,
वो इतना हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, वही उनके साथ भी यही हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगा, कि तो वो जाके पार्किंग से गोली की आवाज आती है और गोली मार लेते हैं। बेइज्जती भी वो तो करना वो करते हैं, लेकिन बेइज्जती सिपाही भी करता है, मतलब कि हर सेक्टर में आप तुम्हें इंसान देखेंगे, मैं वही कह रहा बड़े हूँ कि सिपाही ने बेइज्जती करी, सूरज सिंह ने बेइज्जती करी, मतलब और इतना कुछ हो गया। तो अब सारी मेरी कहानी मैं अपनी बीवी के साथ कैसे करता था, मारपीट करता था, या फिर मैं अनाज बेचता था तो मेरी पूरी लाइफ की स्टोरी सब बाहर आ चुकी है। और अब मैं क्या करूँगा तब, तो वो अपने आप को खत्म कर लेते हैं और तब वो बोलते हैं कि पोएटिक जस्टिस हुआ, दिस इज पोएटिक जस्टिस। क्योंकि रामचंद्र को तो वो यही बोलता है कि मुझे तुम्हें, ब्रिगेडियर सूरज सिंह यही कहते हैं कि मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कल सुबह तुम्हें फांसी की सजा दूंगा ही दूंगा, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि गलत हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। और यहीं ये नाटक हो जाता है खत्म। पर हाँ, रामचंद्र ड्रिंक भी करते हैं। मैं चाह रहा था कि आप ये एक पोएटिक जस्टिस बता दीजिए, आपने तो मुझे जस्ट स्पॉइलर ही दे दिया। तो यही वो एक पोएटिक जस्टिस था। तो एनीवेज, तो इसके बाद क्या होता है, ये हमने सारी बात कर ली, ये पूरा नाटक हो गया। नाटक स्वदेश दीपक जी ने लिखा था, ठीक है। और उनके बारे में एक बात है कि 2006 में वो अपने घर से सुबह सुबह निकले वॉक के लिए, और उसके बाद आज 2025 है। जब मैंने ये नाटक देखा था दिल्ली में, तब अस्मिता थिएटर ग्रुप है वहाँ पर, उनका नाटक देखा था, और मेरे जीवन का भी पहला ही नाटक था। तो मैं वहाँ देख रहा हूँ, और वहाँ विकास रॉय, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट विकास रॉय जो मैंने देखा। वो एक्टर भी कमाल ही है। इशफाक सिंह आप सब जानते हैं, बॉलीवुड में है अभी, पाताल लोक में थे, और भी बहुत सारी मूवीज में हैं, लेकिन एनीवेज, तो इशफाक सिंह ने विकास रॉय किया था। और वहाँ पे नाटक के बाद अरविंद सर ये कहते हैं कि 2006 से वो नहीं है, मतलब कहाँ गए किसी को नहीं पता, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी, कि एक राइटर गायब हो जाता है एक दिन, किसी को नहीं पता कहाँ गया। और तब वो ये बोलते हैं कि मैं जब भी कोर्ट मार्शल लगाता हूँ नाटक, तब मुझे लगता है कि यार आकाश मेरी ऑडियंस, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि होप करता हूँ कि ऑडियंस में मेरे स्वदेश दीपक जी बैठे हों, और वो किसी एक दिन तो को देखें अपना नाटक, या फिर किसी एक रैंडमली मिल जाए हमें। तो यही है, यही एक नोट के साथ कि काश ये वीडियो भी अगर वो देखें या उन तक पहुंचे, क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि कहाँ है वो। तो हमें नहीं पता अभी, हालांकि 19 साल हो गए हैं उनको गए हुए, कहाँ गए हैं पता नहीं, बट एनीवेज ये एक पोएटिक जस्टिस हो जाएगा अगर वो मिल जाए तो ये नाटक था, आपने ये नाटक को पढ़िएगा, कोर्ट मार्शल बेहतरीन नाटक है, बहुत सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है, बहुत सारे एस्पेक्ट में बात करता है। एज एन एक्टर भी बहुत खूबसूरत नाटक है, आपको एज एन एक्टर बहुत ज्यादा ट्रेन कर सकता है नाटक, एज एन रीडर तो बहुत अच्छा नाटक है। और एज अ राइटर आप जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी स्टेज डायरेक्शन को अगर आप मिस ना करें, तो बहुत अच्छी स्टेज डायरेक्शन है इसमें। प्लेटफॉर्म कैसे लगाए हैं, कुर्सी कहाँ से लगाई है, विंडो कैसे खुल रही है, कितना कदम चल के वो इंसान आ रहा है, वो सारी 500 मीटर की दूरी, पूरी रात, मतलब हर एक डायलॉग जब पढ़ेंगे ना, कोर्ट रूम ड्रामा की ना सबसे खास बात यही होती है कि अगला डायलॉग, जब 12 एंग्री मैन भी है, उसका जब स्क्रीन प्ले पढ़े आप कभी, अगला डायलॉग पिछले डायलॉग को इतना अच्छे से सपोर्ट करता है कि अगर आप एक डायलॉग हटा देंगे तो इट इज लाइक अ कोड, खराब हो गया कोड। इतना बेहतरीन स्वदेश दीपक जी ने भी बहुत ही बेहतरीन नाटक लिखा, हर एक डायलॉग का बहुत अच्छा मतलब है, इवन हर एक वर्ड का भी, अर्दली क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों बोला जा रहा है, उस पर खरो। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक बात को बोल दिया गया है, इवन स्टार्टिंग से हमें पता है कि क्या हुआ है, ये बात बोल दी गई है, ये एक्शन हो चुका है, गन चल चुकी है। अक्सर होता है ना कि गन चलने वाली है तक का इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इसमें गन चल चुकी है, डायलॉग हो चुके हैं, सब बोल दिया गया है, क्यों बोला है उस पर जब राइटिंग लिखने की बारी आती है कि क्यों बोला है। आपको प्रीच ही नहीं बनना होता, आपको ज्ञान नहीं देना होता, आपको खूबसूरती से नाटक को लिखना होता है। स्वदेश दीपक जी ने बहुत ही अच्छा काम करा है, हम खुद सब सीख रहे हैं, और ऐसे नाटकों से सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और आप कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा, ठीक है। और वही उम्मीद के साथ कि स्वदेश दीपक जी एक दिन मिलेंगे हमें, और देखते हैं बाकी। तब तक के लिए मूवीज जो आप बोल रहे थे, हाँ मूवीज में आप देख सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि ये नाटक जरूर देखिए, कभी भी कहीं भी हो रहा है कोर्ट मार्शल नाटक जरूर देखिए। कोर्ट रूम ड्रामा की एक अलग ही खासियत होती है, वो बहुत ही एनरिचिंग होता है, बहुत आपको मजा आता है। तो एनीवेज इसी के साथ हम वीडियो खत्म करते हैं, चलिए शुक्रिया। तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैक। स्वागत है नहीं है, ये वीडियो खत्म हो चुकी है, ये भूल जाते हैं जब भी इधर आते हैं कि ये YouTube चैनल किस्सों का कारवां है,
ये अलग YouTube चैनल है। उसमें भी तो कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ मैथमेटिक्स की होती है भाई। वो सबकी होती है, ये अलग है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए वीडियो को। चैनल का नाम है किस्सों का कारवां और हमारे होस्ट और हमें जो आगे रास्ता दिखाते हैं वो है अभिषेक दीक्षित 22। मैं कहाँ किसी को रास्ता दिखा रहा हूँ भाई। हमें दिखा रहे हो। चलो, धन्यवाद। Why did you not say anything?